संस्कृत में एक श्लोक है, मां कदापि त्यज, यानी नेवर गिव अप, कभी हिम्मत मत हारो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। उम्मीद है आज का सेट आप लोगों को काफी पसंद आएगा, जो कि बिहार एसएससी को लेकर के मैं वर्तमान में आ रहा हूं, जो इंटर लेवल की परीक्षा होने वाली है। अब मैं बीपीएससी के लिए भी कुछ करूंगा, जिसकी परीक्षा भी होने वाली है। और बिहार एसएससी का यह सेट आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। और आज मैं ज्यादा नहीं बड़ा बनाकर छोटा बनाता हूं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो नए आए हैं अभी देखने के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग लाइक जरूर करें। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें। और लाइक करने से ये होता है दोस्तों कि एक तो मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही है, साथ ही ये उन लोगों तक भी पहुंचता है, वीडियो को रीच मिलता है जिन लोगों को इसकी जरूरत है, यानी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये है पहला प्रश्न, कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 32 गुना हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने में है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आता है तो तुरंत ही एक लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों तक पहुंचे जिनको जरूरत है ट्रिक सीखने की। तो मैं आपको बताता हूं, ये पहले मैथ बता रहा हूं। तो ये है, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। देखिए यहां लिखते हैं 2 गुना, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। तो बोल रहा है कितने वर्षों में यह 32 गुना हो जाएगा। अब यहां पर ट्रिक शुरू होता है। ट्रिक है इसका टाइम इंटू पावर। अब 32 गुना निकालना है, तो ये 2 जो है यहां पर आप 2 लिख दीजिए। इतना पावर देंगे कि ये जो है 32 हो जाएगा। तो 32 को आप एलसीएम लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 2 पर पावर 5 और गुना इक्वल टू हो जाएगा आपको, टाइम कितना है 5 वर्ष, 5 लिख दिए, और इंटू पावर, ये पावर इसमें गुना कर दिए, ये यहां लिख दिए और ये इसमें गुना कर दिए, हो गया 5 इक्वल टू 25 वर्ष। आंसर जो कि आपको नंबर सी में है। तो मेरे ख्याल से ट्रिक आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। यदि आया हो तो अभी तुरंत एक लाइक कर दें, फिर शेयर भी कर दें। तो क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 10, 6 और 4। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एल एच। गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस प्रकार से सब प्लस किया हुआ है। इसका लंबाई क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ 10, 6, 4। तो यहां पर हम लोग दे देंगे 2 इंटू एल, इसका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू बी क्या हो जाएगा इसका 6, प्लस बी तो 6 है ही, और एच इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और प्लस इसका एल है 10 इंटू एच है 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 2 है, ये सबको गुना करके प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपको 124। तो समय बचाते हुए इतना कर देते हैं। इस दोनों को आप गुना कीजिएगा, 248 248 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 248 नंबर ए में है।
दोस्तों मजा आ रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न है 45 छात्रों यानी 45 स्टूडेंट्स का औसत यानी एवरेज अंक 65 है। इनमें 48 अंकों के बजाय 84 यानी 84 अंकों की एक गलत प्रविष्टि भी शामिल है, तो सही औसत क्या होगा? यानी एक अंक जो है, जो 48 की जगह 84 लिखा गया, तो सही अंक औसत क्या होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो मित्रों मैं यही कहूंगा कि मेरा सपोर्ट करें। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगता हो मेरा पढ़ाना तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, मेरी मदद करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सही औसत निकालना। सही औसत इक्वल टू 65 प्लस 48 माइनस 84 बाय पूरा जितना 45 छात्र है बाय 45। तो यहां हो जाएगा 65 और इसको माइनस करेंगे तो ये अंदर में हो जाएगा माइनस 36 और बाहर आएगा तो यहां भी हो जाएगा माइनस। तो कुल हो गया माइनस 36 बाय 45। तो काटिए 9 से हो गया 4 बार में, ये हो गया 5 बार में, यानी 65 और माइनस 4/5। इसको इसमें दे देंगे भाग। अगर भाग देने में कोई कठिनाई हो तो गुना करना आसान होता है, गुना 2 अब गुना 2 कर दीजिए। ये हो गया 8 और नीचे हो गया 10, 65 और माइनस 8 तो अपनी जगह ही, और इसके बाद हो जाएगा 1.8 यानी 0.8। इसको इसमें कर देंगे माइनस, तो हो जाएगा 64.2 और ये है आपको नंबर डी में आंसर। मजा आया? और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो जो है आप लोग कंटिन्यू पूरा का पूरा देखिए, उसको भगा के यानी स्किप करके मत देखिए। इससे आप लोग सीख नहीं पाएंगे और बाद में लगेगा कि सर सिखाया ही क्या। तो चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, यदि दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? माना कि एक संख्या x एक संख्या y, तो संख्याओं का योग इसके अंतर यानी x माइनस वाई योग उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है। तो ये अंतर के अगर 8 गुना के बराबर है तो ये बराबर करने के लिए 8 इधर गुना कर दिए, अब दोनों हो गया बराबर, चाहे इसमें भाग दे दीजिए 8 से। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8x माइनस 8y। अब y जो है आपको इधर आ जाएगा, हो जाएगा 9y, x इधर चला जाएगा, हो जाएगा 7x। इसलिए x बटा y इक्वल टू 9/7 और आपको निकल जाता है आंसर 9:7, जो कि आपको है नंबर सी में। तो अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि मैं अंत में कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए। आप लोग ट्राई करें और बनाएं, इससे मुझे काफ़ी खुशी होगी कि मैं जो ट्राई कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो कोशिश कर रहा हूं, आप लोग उसको गंभीर रूप से ले रहे हैं। इससे हमें और भी जो है अंदर से इंथुजियाज्म मेरा और भी अच्छा होगा और हम और भी अच्छे ढंग से पढ़ा सकेंगे। वी आर 10 टाइम मोर स्पीड इन ऑल आवर एक्शंस। हम लोग 10 गुना तेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब कोई चैलेंज मिले कहीं पर कि ये बनाना है तो वो बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, इतना मैं करता हूँ कि आप लोग बना सकें और बना के दिखाएं। फिर देखिए मेरे अंदर कितना ऊर्जा आता है और मैं कितना अच्छा से करता हूँ। एक लाइक कर दीजिएगा। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज SI और CI का अंतर 60 रुपया है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर निकालना है। तो सबसे पहले यहां लिख दें 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट SI और
CI कंपाउंड इंस्टेंट्स समान होते हैं। चूंकि लंबा तो पढ़ाने के सेट बना रहे हैं, ये आप लोग के समझने के लिए यहां पर लिख दिए। तो यहां पर लिख देते हैं हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ी दूर पे यहां लिख देते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 1 वर्ष का SI और CI निकालना है। जब 2 वर्ष का 1440 रुपया है तो 1 वर्ष का उसका आधा हो जाएगा 720 रुपया। तो ये 720 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और चूंकि SI CI दोनों ही समान होगा पहला वर्ष का, इसका भी हो गया 720 रुपया। लेकिन दूसरे वर्ष का SI तो हो जाएगा आपको 720 ही सिंपल इंटरेस्ट, और ये 720 अभी रहने दीजिए, इसको जोड़ते हैं, ये हो जाता है 1400 दो वर्ष का जो यहां लिखा हुआ है। और इसमें क्या बोलता है कि 60 रुपया का अंतर 60 रुपया, यानी कि 60 रुपया इसमें वृद्धि होती है, तो यही जो अंतर है यही 60 रुपया इसमें जुड़ गया। ये हो गया CI, यानी ये हो गया आपको 1500 रुपया। अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेंगे। तो ब्याज का क्या फॉर्मूला है? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, 1 वर्ष का निकालना है, गुना दर नहीं पता है तो R बटे 100। ये और ये 0 खत्म, 6 से ये कट गया 12 बार में, 4 से ये 12 चला गया 3 बार में, ये चला गया 25 बार में। तो अब R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25/3। R इक्वल टू 25/3। इसको आप इसमें भाग दे दें तो हो जाएगा 8.1/3% हो गया आपका आंसर, जो कि है नंबर A में। तो ये क्वेश्चन है सेरोलिज्म यानी न्याय नाम है उसका, और ये काफी बड़ा लिखा हुआ होता है। हम इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं ताकि ज्यादा समय खराब ना हो। क्वेश्चन है नंबर 6 का कथन में रीजनिंग का है। कुछ आम फल हैं, दूसरा है सभी फल मीठे होते हैं। 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसके बाद 4 जो इसके ऑप्शन है सही आंसर का चुनना है। ऑप्शन भी हम पहला पूरा दे दिए हैं, बाकी सब संक्षेप में दिए हैं। तो कुछ आम फल है, तो कुछ आम फल है, तो पहले हम आम बनाए, ये हो गया आम, ठीक है। अब कुछ आम फल है, तो आम का कुछ हिस्सा जो है वो फल है, इतना बड़ा फल जो है इसका इतना हिस्सा आम हो गया, या आम का इतना हिस्सा फल हो गया। इसके बाद क्या है, सभी फल मीठे होते हैं। जितना भी फल है ये सभी क्या होते हैं? मीठे होते हैं, यानी कि ये सभी फल मीठे हैं। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, आम का इतना भाग भी मीठा हो गया, फल का इतना भाग भी मीठा हो गया। यहां को 3 ऑप्शन दिए, कुछ मीठे पदार्थ आम होते हैं, तो कुछ मीठे पदार्थ यह आम है, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया सही। दूसरा है सभी मीठे पदार्थ फल हैं, सभी मीठे पदार्थ फल है। जितना भी मीठे पदार्थ है ये सब फल है। यानी देखिए फल इसके पेट में है कि मीठा इसके पेट में है, फल है, ये इसके पेट में तो ढुका हुआ नहीं है, इसलिए सब मीठे पदार्थ फल नहीं हो सकते, ये गलत है। दूसरा, कुछ आम ना तो फल है और ना ही मीठे हैं। आम का कुछ हिस्सा बोलता है ना तो फल है और ना ही मीठा है, जबकि यहाँ स्पष्ट देखा जा रहा है आम का कुछ हिस्सा फल भी है और कुछ हिस्सा मीठा भी है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, कुछ मीठे पदार्थ आम है, तो इसलिए आपको हो जाएगा केवल एक अनुसरण करता है।
इस प्रकार इसका ऑप्शन आता है केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, लंबा लंबा होता है। इसका हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है और हो जाएगा इसका आंसर ये जो बिल्कुल सही है। तो यही प्रश्न आपको रीजनिंग से ही है। दिया हुआ 6 घर ने 6 हाउस के बारे में A, B, C, D, E और F 2 कतार में अवस्थित है, 3 और 3 अलग अलग कतार में अवस्थित है। हर कतार में आमने सामने 3-3 घर है, यानी कि आमने सामने घर है। ये भी क्लियर हो गया। अब दिया हुआ F C के सामने है, जो E के बाएं है, D A की दाईं ओर है, तो किसका मुंह B की ओर है। तो क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए इसको, चूंकि आमने सामने है तो 3-3 बिंदु हम दे देते हैं। ये दोनों है आमने सामने। अब यहां जो बैठेगा इस मुंह से, इसका आपको राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, और इधर जो बैठेगा इसका आपको राइट इधर और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है। एफ सी के सामने है, एफ यहां दे देते हैं चलिए, और सी यहां देते हैं। एफ सी के सामने हो गया। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, एफ सी के सामने जो ई के बाएं है, जो क्या है आप लोग को परेशान करेगा, यहां हम लिख दिए हैं एफ सी के सामने है जो, या जो कि ई के बाएं है। ये रीजनिंग में कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जो होगा वो जस्ट पहले वाला जो है उसके बारे में होगा, यहां सी के सामने के बारे में है, यानी जो है लिखा हुआ है आपको एफ सी के सामने है जो ई के बाईं ओर है, यानी सी ई के बाईं ओर है। तो ई हम यहां पर लिख देते हैं और ई के बाईं तरफ हो गया सी, इसका राइट इधर, इसका लेफ्ट इधर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डी ए की दाईं ओर है। अब डी जो है ए की दाईं ओर है, तो यहां पर तो अब स्थान ही नहीं बचा। अगर ए यहां दे देंगे तो डी यहां आ जाएगा, तब इसका दाहिना ओर इधर चला जाएगा, लेकिन उतना ऑप्शन तो है नहीं, इसीलिए अब ऊपर ही जाएगा। डी जो है ए के दाईं ओर है, डी यहां चला गया और ए यहां आ गया, ए डी एफ। अब बच क्या गया बी, बी यहां लिख दिए। क्वेश्चन है तो किसका मुंह बी की ओर है, तो ए का मुंह बी की ओर है, हो जाएगा आंसर नंबर सी। ये होगा आपका आंसर। अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर तो कीजिएगा ही कीजिएगा। किसी कूट भाषा में कोडिंग में MONSTROUS को NOMRTSSUO लिखा जाता है, तो SOCIOLOGY को क्या लिखा जाएगा, बनाते हैं देखिए। MOUS, इसको 3 भाग में हम लोग बांट दिए। ठीक है। अब इसको पलट पलट के लिख दिया, तो N O यहीं रह गया, M यहां लिख दिया, R T यहीं रह गया, H इधर लिख दिया, ये इधर, ये इधर, ये बीच में इधर, ये इधर हो गया S, इधर हो गया O और बीच में U हो गया। इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर मिल रहा है पूरा जो यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर है आपको SOCOGY, इसको भी 3 भाग में बांट देते हैं। ये C इधर क्रॉस, H इधर क्रॉस, O बीच में अपने जगह पर, L यहाँ पर कर दिए, I यहाँ कर दिए क्रॉस, O यहाँ पर, O यहाँ पर, Y इधर, G बीच में, COSLOIYGO नंबर A आपका आंसर होता है। उम्मीद है बिहार एसएससी का यह सेट आप लोग के लिए बहुत उपयोगी होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर आएंगे। तो क्वेश्चन है, एक शाम सूर्यास्त से पहले, यानी शाम का समय तो था लेकिन सूर्य पूरी तरह अस्त नहीं हुआ था, एक मैदान में सुरेश तथा विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े होते हैं। अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, और 4 ऑप्शन आपके सामने में है। अगर ये चैप्टर में आपको पढ़ाता
तो उसको इस प्रकार हटाया जाता है कि क्वेश्चन देखते हैं आप लोग आंसर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताना पड़ेगा। दिशा इस प्रकार से होता है, देखिए ये केंद्र हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। सुबह सूर्य इधर होता है और शाम में सूर्य इधर होता है। बात है शाम की, तो शाम में सूर्य इधर है और सूर्य देवता का प्रकाश इधर है। तो शाम समय किसी भी परछाई बनेगी तो इस तरफ परछाई बनेगी, है ना, खड़ा हो बैठा हो जो भी। यहां पर क्या है कि दोनों आदमी एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है पीठ करके बैठा हुआ है, यानी इसका मुख इस ओर है और इसका मुख इस ओर है, पीठ इधर है। तो अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, तो देखिए यहां पर देखिए दाएं और छाया अगर बनेगी तो किसकी बनेगी, देखिए इसका इधर मुंह है तो आपको इसका लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। अब बिल्कुल ये अगर इधर मुंह है तो इसका राइट इधर हो गया, इसका लेफ्ट इधर हो गया। तो छाया तो बन रहा है राइट में, तो अगर विक्रांत की छाया महेश की बिल्कुल दाएं बनती है, छाया हर हाल में इधर ही बननी है। अब किसका दाएं और किसका बाएं ये देखना है। तो यहाँ जो बैठेगा उसका ही छाया दाहिने में दिखाई पड़ेगा, खुद का भी छाया और इसका भी छाया। तो यहाँ पर जो बैठा हुआ वो देखता है कि विक्रांत की छाया महेश की बिल्कुल दाएं बनती है। यहां पर हो गया महेश और यहां पर हो गया विक्रांत। तो छाया तो दोनों की इस ओर ही है, लेकिन इसका लेफ्ट है और इसका राइट है। क्वेश्चन ये अगर विक्रांत की छाया महेश की बिल्कुल दाएं बनती है, तो विक्रांत की छाया अगर इधर है और इसका लेफ्ट हो गया तो महेश का राइट हो गया, तो आंसर हो जाएगा महेश हो जाएगा। लेकिन क्या है, तो महेश का किस दिशा की ओर है, ऊपर उत्तर होता है, देख रहे हैं उत्तर, तो महेश का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, विषम शब्द चुने। पहला है भय, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दूसरा है आक्रोश, तीसरा है शांत, चौथा है आनंद। आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, हम इंतजार करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं कितना सारे जवाब आया। तो इसमें है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा शांत, क्योंकि ये तीनों में गति का बोध होता है और इससे शांत में अस्थिरता का बोध होता है। तो बारी अब जीके की। क्वेश्चन है, कुट्टी शंकर व सुधीर धर में सर्वसामान्य गुण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। इसका उत्तर है कार्टून बनाना। कुट्टी शंकर और सुधीधर जो है इन लोगों में कार्टून बनाने का काम करते थे। इसके बाद रोवर्स कप का संबंध किससे है, ये डी नंबर था। तो रोवर्स कप का संबंध टेनिस, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम, फुटबॉल से है। तीसरा है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है। एक विजेता, एक परिमोचक, ज्ञानी व्यक्ति, भ्रमणकारी। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त की तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा, पहले इनका नाम था सिद्धार्थ, तो हो जाएगा ज्ञानी व्यक्ति आंसर। हमने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के शरावती नदी पे है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासन काल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क और अशोक। अशोक के शासन काल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और ये तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी मोगली पुत्र तिस्र ने की थी। और इसी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। और बौद्ध संघ में जो फूट पड़ रही थी उसको रोकने के आशय से
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो चूंकि आप लोग क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, इसलिए हमने मैथ और रीजनिंग को हटा दिया, सिर्फ एक जीके रखा हुआ है। इसका जवाब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, संतूर वादन से कौन संबंधित है? संतूर वादन से एक पंडित शिव कुमार शर्मा, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सी हरिप्रसाद चौरसिया, डी अमजद अली खां। आप लोग क्वेश्चन को देख लें, हो सके तो अभी का अभी सॉल्व कर दें। तो अगर आज का सेट आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगे या ना लगे, आप लोग का काम ये आना ही है। बीएससीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है ये, और ये प्रश्न भी आपको सेट से ही दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।